के डिस्कशन में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये 3 रिएक्शन है जिनको लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। और उसमें साइनाइड से फिर फर्दर हम क्या क्या बना सकते हैं, कुछ रिएक्शंस मैंने साइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है। जैसे साइनाइड को रिड्यूस करके हम अमाइन बना सकते हैं, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बना सकते हैं, और साइनाइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी मैंने बताया हुआ है, और ये सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, फर्दर कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साइनाइड फॉर्मेशन हमें एक एडवांटेज भी देता है, अगर हमें कंपाउंड के अंदर एक कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन को इंक्रीज करने का ये एक मेथड है, ठीक है, इसलिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ और रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूं। तो अब मैं एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में जो आगे की रिएक्शंस है उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्दर रिएक्शन में आप देखो बुकलेट में, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप मींस फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो आप नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो आपने आपने ये देखा है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाते हैं तो साइनाइड के साथ साथ ट्रेस अमाउंट में आइसोसाइनाइड भी बनता है, मतलब वहां पे आइसोसाइनाइड बनता तो है बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। अगर हमें आइसोसाइनाइड को मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करना है तो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम इस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब क्या है इसका डिटेल देखो, बोले ऑन हीटिंग haloalkanes with an alcoholic solution of silver cyanide, we get alkyl isocyanide. Solution of silver cyanide, we get alkyl isocyanide, also called alkyl isonitrile or carbyl amine. इसको कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं, as the major product along with a small amount of alkyl cyanide. तो आप नोट कर लो, लिखो when alkyl halide is treated with, when alkyl halide is treated with, when alkyl halide is treated with alcoholic solution of silver cyanide, alcoholic solution of silver cyanide,
When alkyl halide is treated with alcoholic solution of silver cyanide, अब एल्कोहलिक सोल्यूशन यहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि एल्काइल हैलाइड है जो कि एक्वस सोल्यूशन में स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, इसलिए हम एल्कोहलिक सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ alcoholic solution of silver cyanide, then alkyl isocyanide, then alkyl isocyanide, then alkyl isocyanide, also called carbyl amine, also called carbyl amine, is obtained ये कौन कुत्ता आ गया है जो है ये बैच में? सर चिराग के नाम से आया इस बार। ये करनाल के स्टूडेंट्स नहीं ना, पूरा जो है वो बैच को जो है गंध मचाई हुई है। इस हरामखोर को तो जो है जूते मारे हैं जो है अभी खींच करके, घटिया इंसान। अच्छा एक काम करो, आप सभी लोग जो है तुरंत अपना मोबाइल कैमरा ऑन करो। मोबाइल कैमरा ऑन करो आप लोग। और मुझे पक्का पता है ये इसमें कहीं ना कहीं जो है करनाल का कोई, करनाल के ही स्टूडेंट ने ये सब सारा डिस्टरबेंस क्रिएट किया हुआ। शिवांश तू बैठा है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तू तो लॉकडाउन में बदल गया भाई। अच्छा तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, और सिल्वर साइनाइड का सोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड। तो एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे एल्काइल आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन। इसका एक और नेम है कार्बिल अमाइन। ये अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन और आइसोसाइनाइड।
अब देखो एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमाइन के साथ साइनाइड भी बनता है, बट साइनाइड यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट। साइनाइड की अगर बात करें तो ये माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन में आइसोसाइनाइड होता है। अब देखो बात आती है कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइनाइड आयन साइनाइड आयन जो है ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। साइनाइड आयन क्या है? साइनाइड आयन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि ये कार्बन के थ्रू भी लोन पेयर डोनेशन कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी लोन पेयर डोनेशन कर सकता है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जब ये कार्बन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन करता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन करता है तो रिलेटिवली वीक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इस वजह से मोस्टली ये कार्बन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन करना चाहता है, लेकिन ये तब होगा जब साइनाइड आयन फ्री फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब अगर हम सिल्वर साइनाइड की बात करें तो सिल्वर साइनाइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इस वजह से क्या होगा, ये फ्री साइनाइड आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, फ्री साइनाइड आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और आप यहां पे देखो, कार्बन के साथ तो सिल्वर ने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, कार्बन के साथ सिल्वर ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन यहां पे फ्री है, तो अगर लोन पेयर डोनेशन होगा इस केस में तो वो नाइट्रोजन के थ्रू ही हो सकता है, कार्बन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन नहीं हो सकता। तो क्योंकि नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन यहां पे हो रहा है, इस वजह से आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। थोड़ा बहुत सिल्वर साइनाइड डिसोसिएट होगा, तो बहुत कम कंसंट्रेशन साइनाइड आयन का सोल्यूशन में होगा, और उस साइनाइड आयन कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग ये एल्काइल साइनाइड फॉर्म होता है, जो कि माइनर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। एल्काइल साइनाइड इज माइनर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अब जरा ये सारा डिटेल जो है एनसीईआरटी में, इसमें बुकलेट में गिवन है, देखो। बोले द डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड when an alkyl halide is treated with alcoholic potassium cyanide and alcoholic silver cyanide can be explained as follows. Cyanide ion is a resonance hybrid of the following two structures. ठीक है, बोले as it is clear from these hybrid structures, cyanide is capable of attacking the alkyl halide molecule through carbon atom as well as, हाँ, SN1 मैकेनिज्म होगी क्योंकि सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट है इसलिए SN1 मैकेनिज्म होगी। तो बोल रहा है कि एज इट इज क्लियर फ्रॉम दीज हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, cyanide is capable of attacking the alkyl halide molecule through carbon atom as well as through nitrogen atom. Such a nucleophilic species is called an ambident nucleophile, which is capable of attacking the substrate through two sides. तो ये सबस्ट्रेट पे दो साइड से अटैक कर सकता है, इसमें कार्बन के थ्रू और नाइट्रोजन के थ्रू। अब जरा आगे देखो, बोले पोटेशियम साइनाइड बीइंग प्रीडोमिनेंटली आयनिक, अगर केसीएन की बात करें तो वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। पोटेशियम साइनाइड बीइंग प्रीडोमिनेंटली आयनिक प्रोवाइड्स cyanide ion in solution. In cyanide ion, both carbon and nitrogen atoms are free to donate electron pairs. Since carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond, therefore, the attack is mostly through carbon atom of the cyanide group. Carbon atom of the cyanide group. This leads to the formation of carbon-carbon bond instead of carbon-nitrogen bond. Therefore, alkyl cyanide are the major product. तो अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया?
ये पूरा डिस्कशन जो बुकलेट में गिवन है ये क्लियर हुआ बेटा? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बात पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो एक एक इंफॉर्मेशन जो है क्लैरिटी के साथ बुकलेट में आपको लिखी हुई मिलेगी। अब जरा वॉच आउट में देखो, वॉच आउट में लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड silver cyanide is predominantly covalent. On the other hand, silver cyanide is predominantly covalent. In this case, only nitrogen atom has free electron pair. तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके पास है? सिर्फ नाइट्रोजन के पास है। In this case, only nitrogen atom has free electron pair. Thus, the isocyanide is the major product. Some amount of alkyl cyanide is also produced due to the formation of some cyanide ion from weakly dissociated silver cyanide. ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो here alkyl isocyanide is obtained as major product. Here alkyl isocyanide is obtained as major product because here alkyl isocyanide is obtained as major product because silver cyanide is sparingly soluble salt. Silver cyanide is sparingly soluble salt due to presence of high covalent character, and therefore due to presence of high covalent character and therefore it is capable to donate lone pair of electron through nitrogen atom only. And therefore it is capable to donate lone pair of electron through nitrogen atom only. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर एल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाना है तो एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करके बनाओगे, और अगर एल्काइल हैलाइड से आइसोसाइनाइड बनाना है तो आप एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड को यूज करोगे। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? अब आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो यहां पे देखो बोल रहा है हैलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट टू गिव एल्काइल नाइट्राइट। तो आप नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट from alkyl halide, formation of alkyl nitrite from alkyl halide, formation of alkyl nitrite from alkyl halide। इसमें लिखो बेटा, when alkyl halide is treated with alcoholic
when alkyl halide is treated with alcoholic potassium nitrite, when alkyl halide is treated with alcoholic potassium nitrite, alcoholic potassium nitrite, then alkyl nitrite is obtained, then alkyl nitrite is obtained as major product, then alkyl nitrite is obtained as major product along with the formation of nitroalkene, along with the formation of nitroalkene, along with the formation of nitroalkene. तो देखो एल्काइल हैलाइड है, इसको हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्राइट यानी कि K पॉजिटिव ONO नेगेटिव, K पॉजिटिव ONO नेगेटिव के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पे RONO का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि एल्काइल नाइट्राइट, और इसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन प्लस पोटेशियम हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो एल्काइल नाइट्राइट बनता है प्लस नाइट्रोएल्केन बनता है प्लस पोटेशियम हैलाइड बनता है। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट प्लस नाइट्रोएल्केन प्लस पोटेशियम हैलाइड। तो अब बात आती है, अगर हम नाइट्राइट आयन को कंसीडर करें तो नाइट्राइट आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहां पे ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो नाइट्राइट आयन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा है, अब आप देख सकते हो यहां पे लोन पेयर डोनेशन ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकता है और लोन पेयर डोनेशन नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है। लोन पेयर का डोनेशन ऑक्सीजन भी कर सकता है और लोन पेयर का डोनेशन नाइट्रोजन भी कर सकता है। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेशन के चांसेस ज्यादा है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए अगर फ्री नाइट्राइट आयन है तो फ्री नाइट्राइट आयन के केस में ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन होगा और उससे ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखो इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन वॉच आउट में गिवन है, लेकिन वो नीचे वाली जो रिएक्शन है उससे रिलेटेड है। जैसे हम अगर एल्काइल नाइट्राइट बनाना चाहते हैं तो एल्काइल नाइट्राइट फॉर्मेशन के लिए हमें एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइट को यूज करना पड़ेगा। बट अगर हम नाइट्रो एल्केन को मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट को यूज करना पड़ेगा। तो आप नोट कर लो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, formation of nitroalkane from alkyl halide, formation of nitroalkane from alkyl halide। तो जरा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, बोल रहा है कि when an aqueous ethanolic haloalkane, when an aqueous ethanolic solution of haloalkane होना चाहिए, when an aqueous ethanolic solution of haloalkane is treated with silver nitrite, nitroalkane is formed। तो आप लिख लो, लिखो when alkyl halide is treated with, when alkyl halide is treated with alcoholic aqueous solution of silver nitrite, when alkyl halide is treated with alcoholic aqueous solution of silver nitrite,
alcoholic aqueous solution of silver nitrite, then nitroalkane is obtained as major product. Then nitroalkane is obtained as major product. Then nitroalkane is obtained as major product, along with some alkyl nitrite, as minor product, along with some alkyl nitrite as minor product. तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्राइट को यूज कर रहे हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। तो रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा नाइट्रोएल्केन। अब देखो इसके पीछे वजह ये है कि ये ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड है विद सिल्वर, ऑक्सीजन बॉन्डेड है विद सिल्वर। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर डोनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। पहले O नेगेटिव था तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस केस में नाइट्रोजन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके थ्रू लोन पेयर डोनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस वजह से नाइट्रोएल्केन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्लस एल्काइल नाइट्राइट माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट आउट होगा। रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनमें सिल्वर सॉल्ट यूज हो रहा है, सब SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अभी अब आप यहाँ पे देखो क्या आगे लिखा हुआ है, बोले नाइट्राइट आयन लाइक साइनाइड आयन is also an ambident nucleophile having two attacking sites, nitrogen and oxygen atoms. Attack through nitrogen atom gives nitroalkane as major product, whereas attack through oxygen atom gives alkyl nitrite as a major product. Due to ionic nature of alkali metal nitride, the attack is mostly through oxygen because oxygen carries a negative charge. ठीक है, आगे वॉच आउट में गिवन है, however silver nitrite has a considerable covalent character, thus the attack mostly occurs through nitrogen atom. This leads to the formation of nitro compounds. Due to the formation of some nitrite ions by the dissociation of weakly ionized silver nitrite, some alkyl nitrite is also obtained as a byproduct. तो दोनों का फॉर्मेशन क्लियर हो गया बेटा, एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन दोनों का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। yes, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ इस पे गिवन है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये देखो एक एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में, तो मेरे पास ओल्ड एडिशन है, आप देख सकते हो, लिखा हुआ हैलो एल्केन्स रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, while silver cyanide forms isocyanide as the chief product. Explain. तो यही पूरा डिस्कशन है।
इनफैक्ट इससे पहले जो है ना, ये जो एक पूरी टेबल न्यूक्लियोफाइल की और प्रोडक्ट की यहाँ पे गिवन है, इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको इस टेबल के फॉर्म में समराइज किया हुआ है। इसके नीचे जो पैराग्राफ गिवन है ना, इस पैराग्राफ में भी यही सारा डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों जो है एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड को यूज करने पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो रहा है, और एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड को यूज करने पे साइनाइड का फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो रहा है। उसी तरीके से एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइड के केस में अलग प्रोडक्ट और एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड के केस में अलग प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन गिवन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है ये हॉफमैन्स अमोनोलिसिस के नाम से जानी जाती है। और कल जो डाउट सेशन था उसमें सिद्धांत ने क्वेश्चन भी पूछा था इस पे बेस्ड, और एक टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें यही रिएक्शन जो है इन्वॉल्व थी। तो आप नोट करो, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या गिवन है डिटेल देखो, बोले एन एक्सेस ऑफ हेलोएल्केन, an excess of haloalkane when treated with an alcoholic when treated with an ethanolic solution of ammonia in a sealed tube so that reaction mixture does not escape at 373 Kelvin forms a mixture of primary, secondary and tertiary amine along with quaternary ammonium salt। ठीक है, तो आप इसका डिटेल लिख लो, लिखो when alkyl halide, when alkyl halide is heated with, when alkyl halide is heated with alcoholic solution of ammonia, when alkyl halide is heated with alcoholic solution of ammonia at 100 degrees centigrade, when alkyl halide is heated with alcoholic solution of ammonia at 100 degrees centigrade, when alkyl halide is heated with alcoholic solution of ammonia at 100 degrees centigrade, then the formation of, then the formation of mixture of, then the formation of mixture of primary, secondary, primary, secondary, tertiary amine, then the formation of mixture of primary, secondary, tertiary amine and quaternary ammonium salt, and quaternary ammonium salt takes place, and quaternary ammonium salt takes place, and quaternary ammonium salt takes place। अब देखो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्राइमरी अमाइन की यील्ड को बढ़ाना चाहते हो इस मिक्सचर में, अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी अमाइन ज्यादा बने, तो प्राइमरी अमाइन की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा और एल्काइल हैलाइड को लिमिटिंग अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, in order to maximize the yield of primary amine, in order to maximize the yield of primary amine, in order to maximize the yield of primary amine,
in order to maximize the yield of primary amine, alkyl halide is taken in limiting amount. Alkyl halide is taken in limiting amount while ammonia is in excess. While ammonia is in excess. तो देखो, अगर हम एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले रहे हैं और इसको एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सेस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, पहले बनता है प्राइमरी अमाइन, फिर बन जाता है सेकेंडरी अमाइन, फिर बन जाता है टर्सरी अमाइन, और फिर बन जाता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट R4N पॉजिटिव, R4N पॉजिटिव, X नेगेटिव। ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो अगर एक्सेस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर फॉर्म होता है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर फॉर्म होता है। अगर हम प्राइमरी अमाइन की यील्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो प्राइमरी अमाइन की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट करेंगे, तब प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। बट इसका मतलब ये मत समझना कि एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमाइन बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे, बट इसकी यील्ड इंक्रीज कर जाएगी, प्राइमरी अमाइन की यील्ड इंक्रीज कर जाएगी। तो अब बात आती है ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है। तो यहां पे बोल रहे हैं रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। देखो, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी, जैसे एल्काइल हैलाइड है, अब हम इसको एल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहां से हैलाइड आयन रिमूव होगा। तो पहले तो ये फॉर्म हो जाता है बेटा RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव, RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव फर्दर अमोनिया से रिएक्ट करता है, ठीक है, ये फर्दर अमोनिया से रिएक्ट करता है, और अमोनिया से रिएक्ट करके, अब देखो ये अमोनिया क्या करता है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, तो इससे बन गया RNH2 प्लस अमोनियम हैलाइड, RNH2 प्लस अमोनियम हैलाइड। अब देखो, ये जो प्राइमरी अमाइन है ये अमोनिया से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, अमोनिया के कंपेयर में इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए फर्दर अटैक के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो अब क्या करेगा, अब ये RNH2 जो फॉर्म हुआ है,
ये अनरिएक्टेड एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, तो फिर से यहाँ पे SN2 अटैक होगा, और इसके थ्रू बन जाएगा R2NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव, R2NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब ये जो R2NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव है, इससे अमोनिया फिर से हाइड्रोजन ले लेगा, अमोनिया यहां से फर्दर हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, और हाइड्रोजन के रिमूवल के थ्रू यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बन जाता है और अमोनियम हैलाइड। इसी तरीके से ये सेकेंडरी अमाइन फिर अटैक करके टर्सरी अमाइन, और ऐसे ही फर्दर अटैक के थ्रू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैकेनिज्म है इसकी, ये समझ में आई आपको? कैसे इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो क्या है कि पहले अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, फिर प्राइमरी अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर सेकेंडरी अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये सेकेंडरी अमाइन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर प्राइमरी अमाइन से ज्यादा होता है, प्राइमरी अमाइन का अमोनिया से ज्यादा होता है। तो लगातार इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए फर्दर अटैक के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो मतलब एक तरीके से ये रिएक्शन आप देखोगे, ये एक बार अमाइन के प्रिपरेशन में भी आएगी, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है। अगली रिएक्शन देखो, बोले सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, substitution of halogen by hydrosulfide group। substitution of halogen by hydrosulfide group। तो आप यहां पे इसको नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ थाइऑल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ थाइऑल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ थाइऑल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो नोट करो बेटा, पहले इसका डिटेल जो बुकलेट में गिवन है, फिर मैं अभी इसको लिखवा देता हूं। तो बुकलेट में क्या गिवन है, हैलो एल्केन्स ऑन बीइंग हीटेड with an aqueous or ethanolic solution of sodium or potassium hydrogen sulfide to form thioalcohol, to form thioalcohol जिसको हम मरकैप्टन भी बोलते हैं। तो आप इसका डिटेल लिख लो, when alkyl halide is treated with, well alkyl halide is treated with alcoholic, when alkyl halide is treated with alcoholic aqueous solution, alcoholic aqueous solution of NaSH और KSH, NaSH और KSH, then thiol, then thiol also called mercaptan, then thiol also called mercaptan is obtained, then thiol also called mercaptan is obtained, then thiol also called mercaptan is obtained। देखो
एल्काइल हैलाइड है हमारे पास और इसको हम NaSH और KSH, NaSH और KSH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्वस इथेनॉल को यूज किया जा रहा है एज अ सॉल्वेंट, एक्वस इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा, रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होगा RSH, RSH का फॉर्मेशन होगा, साथ में NaX बन जाएगा अगर NaSH यूज कर रहे हो, और KX बन जाएगा अगर आप KSH को यूज कर रहे हो। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रिएक्शन को SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। तो आप नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, बोल रहा है बाय हीटिंग द एल्काइल हैलाइड with an aqueous ethanolic solution of sodium or potassium mercaptide, thioether is obtained। ठीक है, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, मैं सीधे रिएक्शन ही लिख देता हूं। तो क्या है, थायोईथर कैसे फॉर्म होता है, एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं R'(S) नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, R'(S) नेगेटिव Na पॉजिटिव, जस्ट लाइक विलियमसन सिंथेसिस, जैसे विलियमसन सिंथेसिस बताया था उसी पैटर्न पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन, रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RSR', RSR' का फॉर्मेशन होगा प्लस NaX। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसको मैंने एल्काइन में भी बताया था आपको, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्काइनाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्काइनाइल ग्रुप। तो आप यहां पे लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन, formation of non-terminal alkyne from terminal alkyne, formation of non-terminal alkyne from terminal alkyne। जैसे देखो, अगर आपसे बोला जाए कि प्रोपाइन को ब्यूटूआइन में कन्वर्ट करो, प्रोपाइन को ब्यूटूआइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, प्रोपाइन से ब्यूटूआइन बनाना है। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले आप इसको सोडामाइड से रिएक्ट करा दो, इसको सोडामाइड से रिएक्ट कराया, तो सोडामाइड से जब रिएक्शन होगी तो अमोनिया, ये अमाइड आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा तो अमोनिया बन जाएगी, और इसके थ्रू ये सॉल्ट बन जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एल्काइनाइड बन जाएगा, सोडियम एल्काइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और अब देखो, सोडियम एल्काइनाइड को ट्रीट करेंगे मिथाइल हैलाइड के साथ, तो जब मिथाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो SN2 अटैक होता है यहां पे, ये SN2 अटैक करेगा इसके ऊपर,
और उसके थ्रू ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एल्काइल हैलाइड जो हम यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए या मिथाइल हैलाइड होना चाहिए। अगर आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड को कंसीडर करोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब उस कंडीशन में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने लगता है। सेकेंडरी के केस में भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। तो ये एल्काइल हैलाइड यहाँ पे मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। तो टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाने के लिए हमेशा यही मेथड यूज किया जाएगा। अब इधर आप एल्काइल ग्रुप जो भी लाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज करोगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो एक तरीके से अगर हमें एस्टर बनाना है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, लिख लो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो अब जरा देखो एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहां पे बोल रहा है कि अगर एल्काइल हैलाइड को हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, अगर एल्काइल हैलाइड को सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आप लिख लो when alkyl halide is treated with when alkyl halide is treated with silver salt of carboxylic acid, when alkyl halide is treated with silver salt of carboxylic acid, then ester is obtained, then ester is obtained. When alkyl halide is treated with silver salt of carboxylic acid, then ester is obtained. तो देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन हमने इसका यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ROCOR ये बन जाएगा प्लस सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट आउट होगा। सिल्वर सॉल्ट यूज किया है इसलिए मैकेनिज्म SN1 होनी चाहिए। सिल्वर सॉल्ट को हमने यूज किया है इसलिए यहां पे मैकेनिज्म SN1 होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बोला सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आयोडीन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आयोडीन। तो इसमें बोल रहा है कि एल्काइल क्लोराइड, ये तो वही हो गई फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, ये फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है। तो ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिंकेल-स्टीन रिएक्शन को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो अब दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी एक रिएक्शन याद आई, क्या मैंने इस रिएक्शन को आपको बताया हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने इसको डिस्कस किया है? बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन,
फटाफट कंफर्म करो, काफी इंपॉर्टेंट नेम है, और ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि उसी में ये फैक्ट भी आता है। बोरोडाइन हर्स्टिकर रिएक्शन नहीं डिस्कस किया है, तो आप इसका डिटेल लिख लो। वैसे ये एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आती है रिएक्शन, बोरोडाइन हर्स्टिकर रिएक्शन। लिख लो, लिखो, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, when silver salt of carboxylic acid, when silver salt of carboxylic acid is treated with halogen like chlorine or bromine, when silver salt of carboxylic acid is treated with halogen like chlorine or bromine, when silver salt of carboxylic acid is treated with halogen like chlorine or bromine, in carbon tetrachloride, in carbon tetrachloride or carbon disulfide solvent, in carbon tetrachloride or carbon disulfide solvent, in carbon tetrachloride or carbon disulfide solvent, in presence of ultraviolet light or on heating, 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 alkyl halide is obtained, alkyl halide is obtained. अब देखो यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड मिलता है वो प्योर एल्काइल हैलाइड होता है, तो इस बात को नोट कर लो, प्योर एल्काइल हैलाइड इज प्रोड्यूस्ड, प्योर एल्काइल हैलाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, प्योर एल्काइल हैलाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। और उसके पीछे वजह ये होती है कि दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रेसिपिटेट आउट होता है और दूसरा स्केप आउट होता है, मतलब एक गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक का तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है और दूसरा स्केप आउट हो जाता है, तो प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है इस मेथड के थ्रू। तो अब जरा रिएक्शन देखो, बोल रहा है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हैलोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे हैलोजन क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, बस आयोडीन और फ्लोरीन नहीं यूज करते, आयोडीन यूज करोगे प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो हैलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं और यूवी लाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है RX प्लस AgX, ये प्रेसिपिटेट आउट होता है, प्लस CO2 स्केप आउट होता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बना, उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बना सिल्वर हैलाइड जो प्रेसिपिटेट आउट हुआ, एक बाई प्रोडक्ट बना CO2 जो स्केप आउट हुआ। अब आप यहां पे देखो मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहां पे ये बन जाता है RCOOX, RCOOX प्लस AgX, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैकेनिज्म का।
और ये स्टेप इसलिए प्रोसीड करता है क्योंकि यहां पे इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से ये स्टेप हो रहा है। ठीक है, इस स्टेप के लिए ड्राइविंग फैक्टर कौन सा है? सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेशन। सर हाँ बोलो। सर वो प्रिया का मैसेज आया ग्रुप में, वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको री एंटर करना है। तो ये वाला स्टेप जो है, ये स्टेप क्यों प्रोसीड कर रहा है? इसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसका प्रेसिपिटेशन है। अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो ये स्टेप नहीं हो सकता था। इसका मतलब कि प्रेसिपिटेट जितना फास्ट मैनर में फॉर्म होगा, ये रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अब आप देखो, हैलोजन क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म हो सकता है और सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो सकता है। बताना जरा किसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर क्लोराइड का? किसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, AgBr और AgCl? सिल्वर ब्रोमाइड का, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है सिल्वर क्लोराइड के कंपेयर में। ठीक है, तो इसका मतलब AgBr अगर बन रहा है तो रिएक्शन के फॉरवर्ड मूव करने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी वजह से बोलते हैं बोरोडाइन हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन के थ्रू बेस्ट यील्ड एल्काइल ब्रोमाइड की मिलती है। यहां पे बेस्ट यील्ड किसकी मिलती है? एल्काइल ब्रोमाइड की। एल्काइल क्लोराइड की यील्ड उसके कंपेयर में पुअर होती है। तो इस रिएक्शन में बेस्ट यील्ड किसकी बनती है? एल्काइल ब्रोमाइड की यील्ड अच्छी होती है। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा। ये कंपाउंड बन गया। अब आगे देखो, RCOOX जब इसको हीट करते हैं या यूवी लाइट के साथ ट्रीट करते हैं तो इस बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है। तो इससे फॉर्म हो जाता है कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल। कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बन जाता है, प्लस एक्स फ्री रेडिकल। कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल प्लस एक्स फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। और फिर क्या होता है? फिर ये जो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बना है, ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल की फर्दर होमोलिसिस हो जाती। ठीक है, इसकी फर्दर होमोलिसिस हो जाएगी। इससे बन जाता है आर फ्री रेडिकल एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती और आर फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो आगे, ये आर फ्री रेडिकल एल्काइल हैलाइड दो तरीके से बनाता है। एक तो एक्स फ्री रेडिकल के साथ, ये वाला एक्स फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग के थ्रू ये एल्काइल हैलाइड बनाता है। और दूसरा, ये आर फ्री रेडिकल हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है और हैलोजन की होमोलिसिस करा करके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है। ये यहाँ पे क्रूशियल स्टेप है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ये आप स्लोवेस्ट स्टेप बोल सकते हो, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे अच्छी यील्ड यहाँ पे किसकी मिलेगी? एल्काइल ब्रोमाइड की। तो ये क्लियर हो गया बेटा सारे स्टेप्स मैकेनिज्म के? मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए आपको? तो ये है बोरोडाइन हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन।
जो कि एल्काइल ब्रोमाइड की अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे प्योर एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन है। अब जरा बुकलेट को देखो, बुकलेट में आगे डिस्कस किया गया एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया गया। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको सब कुछ पता ही है। बोल रहे व्हेन अ हैलोएल्केन इज हीटेड विथ अ कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड एंड करस्पॉन्डिंग एल्कीन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन गिवन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू बीटा कार्बन इज एलिमिनेटेड। रिएक्शन में सेट-जिप्स रूल फॉलो होता है, इसलिए वॉच आउट में सेट-जिप्स रूल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको सारी बात पता है, तो आप बस इस नेम को लिख लो एक बार फिर से। लिखो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें लिखो व्हेन एल्काइल हैलाइड, when alkyl halide containing when alkyl halide containing at least when alkyl halide containing at least one beta hydrogen, when alkyl halide containing at least one beta hydrogen is heated with alcoholic potassium hydroxide, is heated with alcoholic potassium hydroxide or metal alkoxide or sodamide then alkene is obtained. आगे लिखो रिएक्शन फॉलो E2 मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉलो E2 मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉलो E2 मैकेनिज्म and is example of anti-elimination, and is example of anti-elimination, and is example of anti-elimination. लिखो during the reaction generally Set-Gibbs rule is followed. During the reaction generally Set-Gibbs rule is followed. During the reaction generally Set-Gibbs rule is followed. तो हमने एक एल्काइल हैलाइड को कंसीडर किया है। ठीक है, अगर ये एल्काइल हैलाइड है, ये दोनों लिविंग ग्रुप एंटी होने चाहिए। इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं और सोडामाइड के साथ हीट करते हैं और मेटल एल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं, RO नेगेटिव M पॉजिटिव के साथ हीट करते हैं। तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। मेन प्रोडक्ट जो है एल्कीन। अब वो डिपेंड करेगा कि आप क्या ये डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं। रिएक्शन हमेशा E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसको लेकर के भी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो उसको हमें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये गिवन है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन एनसीईआरटी में ओल्ड एडिशन में गिवन है पेज नंबर 301 पे। अब न्यू एडिशन में आपको देखना पड़ेगा।
यहां पे देखो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, ये गिवन है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, ये हेडिंग आपको दिख रही होगी, एक बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन, नीचे ये डायग्राम बना हुआ। ये मिला सबको? ये इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिली? सर प्रिया को ऐड कर लो, उसका फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बेटा, ये इंफॉर्मेशन मिल गई आपको एनसीईआरटी में? अरे कहाँ म्यूट हो गया? एनसीईआरटी नहीं है क्या आप लोगों के पास? देखो, तो इससे पहले गिवन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब यहां पे देखो बोल रहा है कि व्हेन अ हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from the alpha carbon atom. As a result, an alkene is formed as a product. Since beta hydrogen atom is involved in elimination, it is often called beta elimination. इसको beta elimination बोलते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, if there is possibility of formation of more than one alkene due to the availability of more than one beta hydrogen atom, usually one alkene is formed as the major product. अगर एक से ज्यादा एल्कीन के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है तो बोल रहा है कि यूजुअली उनमें से कोई एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। These form part of a pattern first observed by Russian chemist Alexander Zaytsev। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया अलेक्जेंडर जेटसेव ने, जो एक रशियन केमिस्ट थे, ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेडजेफ। जेटसेव इनका ओरिजिनल नेम है, जिसको अंग्रेजों ने सेडजेफ बना दिया, ठीक है। ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेडजेफ, who in 1875 formulated a rule which can be summarized as in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। बेसिकली सेडजेफ्स रूल का पर्पज क्या है? सेडजेफ्स रूल का पर्पज है एक स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना। स्टेबल एल्कीन कब होगा? जब एल्कीन के कार्बन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होंगे। एल्कीन के कार्बन जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, एल्कीन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा होंगे, और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर एल्कीन के जितने ज्यादा होंगे वो उतना स्टेबल होंगे, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ये डिपेंड करती है कि उसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने ज्यादा है। तो ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वाला एल्कीन तब फॉर्म होगा जब सेडजेस रूल फॉलो होगा। Thus 2-bromopentane gives pent2ene as the major product। अगर 2-bromopentane हमने यूज किया है, रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक पेंट2इन बन सकता है, एक पेंट1इन बन सकता है। पेंट1इन यानी कि हॉफमैन्स प्रोडक्ट, पेंट2इन यानी कि सेडजेस प्रोडक्ट। तो सेडजेस प्रोडक्ट की यील्ड 81% है और हॉफमैन्स प्रोडक्ट की यील्ड 19% है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेडजेस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। अब इसके बाद ये इंफॉर्मेशन गिवन है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे देखो बोल रहे हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन।
अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो एक कंपटीशन का रिजल्ट है, जहां पे कई सारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लेकर के कंपटीशन चल रहा है, जिसका विनर कोई एक प्रोडक्ट होता है। तो केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन. It is a race that is won by the fastest runner. A collection of molecules tend to do by and large what is easiest for them. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब उनको फ्री कर दिया गया है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। A collection of molecules tend to do by and large what is easiest for them. उनके लिए जो सबसे आसान हो वो वही करना चाहेंगे। An alkyl halide with beta hydrogen atoms when reacted with a base or a nucleophile, जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो बोल रहे कि an alkyl halide with beta hydrogen atom when reacted with a base or a nucleophile has two competing routes. तो उसके लिए दो कॉम्पिटिंग रूट्स हैं। सब्स्टिट्यूशन, जिसमें SN1 और SN2 हो सकती है, एंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में भी E1 और E2 हो सकती है। बोले विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब वो सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है या एलिमिनेशन करना चाहता है, ये एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। नेचर का मतलब उसका स्ट्रक्चर है। तो बोला कि which route will be taken up depends upon the nature of alkyl halide, strength and size of base or nucleophile। जो हम बेस या न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ, उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, उसका साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, एंड रिएक्शन कंडीशन, और साथ में रिएक्शन कंडीशन जैसे टेम्परेचर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन हम कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कम है तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब जरा देखो आगे क्या बोल रहे हैं, बोले thus a bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstracts a proton rather than approach a tetravalent carbon atom and vice versa। tetravalent carbon atom के बाद लिखा हुआ steric region, मतलब वहां पे क्राउडिंग ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे ये इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, ये डायग्राम आप देखो, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि पहले वाले केस में, मतलब इधर इधर जो है ये जो देख रहे हो, ये फर्स्ट डायग्राम जो बना हुआ, इसमें तो एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो इसमें जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन से जो बल्की बेस है वो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और दूसरे वाले में अगर आप देखो ये वाला, इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर बल्की बेस होगा, ठीक है, अगर बल्की बेस होगा तो वो हमेशा एलिमिनेशन कराना चाहेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए कार्बन पे अटैक करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका खुद का साइज बहुत बड़ा है, खुद का साइज बहुत बड़ा है, तो उस कार्बन को अप्रोच करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे साइज का बेस है तो छोटे साइज का बेस जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रेफर करता है। तो आप नोट में इस बात को लिख लो, नोट में लिखो, लिखो, if base involved during the reaction is bulky, if base involved during the reaction is bulky, then
then its basic character dominates over its nucleophilic character. Then its basic character dominates over its nucleophilic character. Then its basic character dominates over its nucleophilic character. And therefore it prefers to participate in elimination. And therefore it prefers to participate in elimination. And therefore it prefers to participate in elimination rather substitution. And vice versa. ठीक है, और यही बात सब्सट्रेट के लिए भी होल्ड करेगी. अगर आप सब्सट्रेट को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, सब्सट्रेट अगर बल्की सब्सट्रेट है तो वो एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करेगा, और अगर सब्सट्रेट स्मॉलर साइज का है तो वो सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करेगा. ठीक है, लिख लो. सिमिलर trend is observed. Similar trend is observed in case of bulkier substrate. Which prefers to participate in elimination. ठीक है, तो अब यहां से एक बात तो क्लियर ही हो जाती है कि अगर सब्सट्रेट भी बल्की है और बेस भी बल्की है, तो फिर तो एलिमिनेशन ही होगा. ठीक है, अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि भाई सब्सट्रेट जो है वो लीस्ट बल्कियर है, मतलब एक तरीके से उसमें हिंड्रेंस नहीं है, और बेस बल्की है, तो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. जैसे आप अगर इसको यूज कर रहे हो, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. इसको आपने रिएक्ट कराया विथ मिथाइल हैलाइड. अब आप देखो ये सब्सट्रेट है, यहाँ पे मिनिमम हिंड्रेंस है, मतलब हिंड्रेंस नहीं है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है. ये प्रोडक्ट बन जाएगा. बट अगर आप यहां पे कंसिडर कर रहे हो, अगर इसको CH3CHX CH3 इस बेस को इसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, अगर इस बेस को इसके साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये प्रेफर करेगा इसका एलिमिनेशन. तो ये इस केस में मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये हो जाएगा बेटा, ये मेजर हो जाएगा. यहाँ पे ये मेजर है. ठीक है, अब इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो सोडियम इथॉक्साइड को, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड हमने कंसीडर किया, और इसके साथ हमने यूज कर लिया टर्सरी एल्काइल हैलाइड. अब यहां पे आप देख रहे हो सब्सट्रेट बल्की है, इसमें सब्सट्रेट बल्की है, और जो बेस है वो लीस्ट बल्कियर है. तो ऐसी सिचुएशन में
सबस्ट्रेट बल्की होने की वजह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH3, ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर बेस बल्की है, ठीक है, अगर बेस बल्की है और सबस्ट्रेट में भी हिंड्रेंस जो है वो इंटरमीडिएट ऑर्डर का है, तो एलिमिनेशन प्रेफर करता है। बेस बल्की है, सबस्ट्रेट पे हिंड्रेंस इंटरमीडिएट ऑर्डर का है, एलिमिनेशन प्रेफर करता है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट अगर बेस बल्की है बट सबस्ट्रेट लीस्ट हिंडर्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म। ठीक, और अगर आप देख रहे हो कि बेस जो है वो लेस बल्कियर है और सबस्ट्रेट हाईली हिंडर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इस पे अक्सर उलझाते हैं और लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो ये बात समझ में आई बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई एलिमिनेशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट, तो क्या क्या बोलोगे? आप इसको लिख लो, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट, लिखो। नंबर 1 हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। नंबर 2 हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। नंबर 3 बल्कियर सबस्ट्रेट, बल्कियर सबस्ट्रेट। एंड नंबर 4 बल्कियर बेस, बल्कियर बेस, बल्कियर बेस। अगर ये है तो ये जो है एलिमिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से लिख लो, फेवरेबल कंडीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। इसमें लिखो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। नंबर 2 लेस बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, लेस बल्कियर न्यूक्लियोफाइल। लेस बल्कियर न्यूक्लियोफाइल। नंबर 3 लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट, लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट। जहां तक न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन की बात है, तो न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन जो है वो हाई या लो दोनों हो सकता है। अगर SN2 है तो हाई कंसंट्रेशन और SN1 है तो लो कंसंट्रेशन। तो इस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होगा या एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। बट ये तो आप क्लियरली समझ जाना कि अगर बल्कियर बेस या न्यूक्लियोफाइल आपने देखा तो आपको पहले स्ट्राइक करना है एलिमिनेशन को लेकर। अब जैसे एक कार्बन का अगर सबस्ट्रेट है तो एलिमिनेशन क्या होगा वहां पे? एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एलिमिनेशन तब होगा जब कम से कम 2 कार्बन हो, मतलब बीटा कार्बन हो। ठीक है, अगर एक ही कार्बन है तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बना है।
सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना है, बाकी केसेस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होगी। अब आप देखो आगे बुकलेट में जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, तो यहां पे बोल रहे हैं कि द ईज ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप इज एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड। द रिएक्शन विथ मेटल फॉर अ गिवन हैलोजन becomes difficult with increasing size of alkyl group due to steric region। तो यहां पे आप नोट कर लो, order of reactivity of alkyl halide, order of reactivity of alkyl halide, order of reactivity of alkyl halide towards the reaction with metal, towards the reaction with metal is, towards the reaction with metal is, towards the reaction with metal is। अब इसमें फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस लिखो, इफ एल्काइल ग्रुप इज फिक्स्ड एंड हैलोजन चेंजेज, if alkyl group is fixed and halogen changes, if alkyl group is fixed and halogen changes, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम रिएक्टिव होगा एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप फिक्स है और हैलोजन चेंज हो रहा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, फिर एल्काइल फ्लोराइड। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। सेकंड केस लिखो, इफ हैलोजन इज फिक्स्ड एंड एल्काइल ग्रुप चेंजेज, if halogen is fixed and alkyl group changes, then order of reactivity is, if halogen is fixed and alkyl group changes, then order of reactivity is, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आगे देखो, बोल रहे रिएक्शन विथ सोडियम, तो अगर हम सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो बोले हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। ये वुड्स रिएक्शन है, बस नाम लिख लेना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। बाकी सारी बात आपको पता है, रिएक्शन लिख लो। क्या है, एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एल्केन बन जाता है प्लस सोडियम हैलाइड, एल्केन बन जाता है प्लस सोडियम हैलाइड। दूसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अब यहां पे क्या है, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, RMgX, ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
फिर अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ अदर एक्टिव मेटल्स। तो अब आप देख रहे हो कि अगर एल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एल्काइल लिथियम बन जाता है, इसी पैटर्न पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रही है वैसे लिथियम के साथ भी रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को ट्रांसफर करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इससे ये R नेगेटिव बन जाता है, ये X नेगेटिव बन जाता है और ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, R नेगेटिव, X नेगेटिव ये मिल करके RMgX बना लेते हैं। अगर आप लिथियम को यूज करोगे तो 2 लिथियम मिल करके कार्बन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से एल्काइल लिथियम बन जाता है। ऐसे जिंक के साथ अगर आपने ट्रीट किया तो डाई एल्काइल जिंक बन रहा है। और अगर हम इसको सोडियम मरकरी के साथ, सोडियम अमलगम भी बोल सकते हो, अगर हम इसको सोडियम अमलगम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो डाई एल्काइल मरकरी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये एल्काइल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप अपने आप से नोट्स में लिख लेना क्योंकि एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो रिडक्शन का डिटेल है और हैलोजिनेशन का डिटेल है आगे की रिएक्शन, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीक में आपका एल्काइल हैलाइड का टेस्ट होगा। मंडे की क्लास तक जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मंडे की क्लास में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। अगली जो 2 क्लासेस है वो पी ब्लॉक पे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में एल्काइल हैलाइड का टेस्ट होगा बेटा। ओके।